हेलो। इस लेक्चर के अंदर हम कास्ट एंड ह्यूमन राइट्स को डिस्कस करेंगे। मतलब कि जब हम ह्यूमन राइट्स को डिस्कस कर रहे हों और हिंदुस्तान के अंदर जब मैं ह्यूमन राइट्स की बात करता हूं और अगर हम यहाँ पे जाति की बात ना करें, कास्ट की बात ना करें, तो ये बात जमती नहीं है। तो बेसिकली आपने सुना होगा कि रोज हमारे यहाँ जो दलित्स हैं उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जातियों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और ये जो जाति है, ये जो कास्ट है, इसने इंडियन सोसाइटी को जकड़ के रखा हुआ है। कभी हम सुनते हैं कि किसी दलित को घोड़ी पर बैठने से रोका जा रहा है उसकी शादी में। कभी हम सुनते हैं कि किसी दलित को बोली से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है। कभी किसी को रास्ते में जाने से रोका जा रहा है। कभी किसी को टेम्पल्स में जाने से रोका जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे समाज के अंदर कास्ट के बेसिस के ऊपर, जाति के बेसिस के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती हैं और किस तरीके से लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, ये हमें बखूबी पता है। तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर कास्ट के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है और लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या वो सेफ गार्ड्स हैं जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने के लिए दिए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं, और जिन लोगों के साथ जातियों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, अत्याचार होता है, उनको क्या प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स दिए गए हैं, उनको किस तरीके से जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोकने के लिए क्या मेजर्स दिए गए हैं, क्या सेफ गार्ड्स दिए गए हैं, क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब हम कास्ट एंड ह्यूमन राइट्स को डिस्कस करते हैं, हम जब इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना होगा कि कास्ट क्या होती है। तो जब मैं कास्ट की बात करता हूं, अगर मैं इंडियन सोसाइटी के अंदर कास्ट की बात करूं, सो कास्ट इज अ सोशल ग्रुप वेयर अ मेंबरशिप ऑफ अ पर्सन इज डिसाइडेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज हर बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली और सोसाइटी आर कास्ट ग्रुप। तो बेसिकली कास्ट एक ऐसा सोशल ग्रुप है, मतलब कि जहां पे एक इंडिविजुअल की जो मेंबरशिप है, जो आइडेंटिटी है, उसके बर्थ के आधार पे जो है वो आइडेंटिफाई होती है। मतलब कि एक इंडिविजुअल किस ग्रुप में पैदा हो रहा है उससे उसकी जाति डिसाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी दलित के घर पैदा हुआ होता तो मैं दलित होता, मैं किसी ठाकुर के घर पैदा हुआ होता तो मैं ठाकुर होता, मैं किसी राजपूत के घर पैदा हुआ होता तो मैं राजपूत होता, मैं किसी ब्राह्मण के घर पैदा हुआ होता तो मैं ब्राह्मण होता। तो मेरी बर्थ के अकॉर्डिंगली मैं किस फैमिली में जन्म ले रहा है, मैं किस फैमिली में जन्म ले रहा हूं, मैं किस सोशल ग्रुप में जन्म ले रहा हूं, उसके बेसिस के ऊपर मेरी कास्ट जो है वो तय होती है, मेरी जाति तय होती है। तो बेसिकली ये जो कास्ट वर्ड है ना, ये कहां से आया है? स्पेनिश वर्ड कास्टा से आया है, और कास्टा का मतलब होता है ब्रीड और रेस। तो सिंपली अगर मैं कास्ट की बात करूं, कास्ट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रीड एंड रेस टू विच अ पर्सन बिलोंग्स। मतलब कि वो ब्रीड, वो नस्ल या फिर वो रेस जिसको एक इंसान बिलोंग करता है, राइट। जैसे कि मैं अगर ठाकुर कम्युनिटी से या फिर सोशल ग्रुप से बिलोंग करता हूं तो मैं ठाकुर हूं। अगर मैं ब्राह्मण सोशल ग्रुप से या फिर कम्युनिटी से बिलोंग करूं तो मैं ब्राह्मण हूं। तो बेसिकली मेरी जो ब्रीड है, मैं किस ब्रीड से बिलोंग करता हूं, मैं किस नस्ल से, किस रेस से बिलोंग करता हूं, उसी के बेसिस के ऊपर मेरी कास्ट डिफाइन होती है। तो ये मतलब होता है कास्ट का। अब हम देखते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर पहले कास्ट जो है वो बर्थ के बेसिस के ऊपर नहीं होती थी, प्रोफेशन के बेसिस के ऊपर होती थी। बेसिकली अगर मैं एंशिएंट टाइम्स की बात करूं, मैं अर्ली ऋग वैदिक पीरियड के टाइम की बात करूं, मैं आज से 3500 साल पहले की बात करूं, तो उस वक्त आपका प्रोफेशन क्या है, उसी के बेसिस के ऊपर आपकी कास्ट डिसाइड होती थी। जैसे कि अगर मैं वॉरियर होता, अगर मैं लड़ाई वगैरह लड़ने का काम करता या फिर मैं सोल्जर होता तो मेरे को क्षत्रिय कहा जाता। अगर मैं पढ़ाने लिखाने का काम करता तो मुझे ब्राह्मण कहा जाता। उसी के साथ साथ अगर मैं बिजनेस वगैरह करता तो मुझे वैश्य कहा जाता, और अगर मैं एग्रीकल्चर वगैरह का काम करता तो मुझे शूद्र कहा जाता। तो बेसिकली उस टाइम पे जो है वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आपकी कास्ट डिसाइड होती थी। मतलब कि आप काम क्या करते हो, उस काम के बेसिस के ऊपर आपकी कास्ट डिसाइड होती थी। फॉर एग्जांपल, अगर उस टाइम पे एक ब्राह्मण का बेटा अगर खेतीबाड़ी का काम करता है, अगर वो जूते सिलने का काम करता तो उसको शूद्र कहा जाता, राइट। तो उसकी जो प्रोफेशन के बेसिस के ऊपर जो है वो कास्ट डिसाइड होती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे समाज के अंदर ये जो कास्ट सिस्टम था ये रिजिड हो गया, और ये बर्थ के बेसिस के ऊपर हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। नो मैटर के अब कौन सा प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा है। अगर ब्राह्मण का बेटा खेतीबाड़ी भी कर रहा है फिर भी वो ब्राह्मण है। तो इस तरीके से हमारे समाज के अंदर कास्ट जो है वो रिजिड हो गई और हायरार्किकल हो गई। मतलब कि ये कहा जाने लगा कि ये इंफीरियर ग्रुप्स हैं, ये सुपीरियर ग्रुप्स हैं।
कुछ ग्रुप्स को, मतलब कुछ जातियों को, कुछ कास्टेस को क्या कहा गया, ये सुपीरियर हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, और कुछ जातियों को कहा गया कि ये इंफीरियर हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो दलित्स होते हैं, शूद्रास होते हैं, उनको जो है वो इंफीरियर कहा गया। तो इस तरीके से हायरार्किकल हो गई हमारे समाज के अंदर कास्ट। आज भी आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं लोअर कास्ट, अपर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट। तो मतलब कि कुछ लोग हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग हैं जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये मतलब अपने आप में ये शब्द ही बायस्ड है। जब आप अपर कास्ट और लोअर कास्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब आपकी एक बायस्ड अप्रोच है। मतलब अपर कास्ट क्या मतलब, अपर कास्ट का क्या मतलब, ये ऊपर वाली कास्ट आ गई, ये सुपीरियर आ गए। तो हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर एक तरीके का बायसनेस क्रिएट हो गया है, और हम अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जिक्र करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये अपर कास्ट से बिलोंग करता है, लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, जो कि हमारे समाज के लिए काफ़ी क्या है, चिंतापूर्ण है, सॉरी चिंताजनक है। तो जब मैं वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ एससीज की बात करता हूं, देखो जब मैं इंडिया में कास्ट की बात कर रहा हूं, जाति की बात कर रहा हूं, तो बेसिकली हम यहां पे स्केड्यूल कास्ट को समझेंगे। स्केड्यूल कास्ट के अंदर एससीज के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट सारी जातियां आ जाती हैं, जैसे दलित वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से एससीज की वायलेशन होती है राइट्स की, मतलब कि किस तरीके से दलित के राइट या फिर जो स्केड्यूल कास्ट के अंदर लोग आते हैं उनके राइट्स किस तरीके से वायलेट होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। सबसे पहले उनके साथ छूतछात होती है, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे अनटचेबिलिटी हमारे समाज के अंदर होती है। अभी भी आप गांव में चले जाएंगे तो वहां पे जो क्या बोलते हैं, ये दलित होते हैं या एससीज होते हैं, इनको साथ में बिठा के इनके साथ खाना नहीं खाया जाता है। तो इस तरीके से मतलब कि जिस कुएं से या जिस बोली से एससीज पानी भर रहे हैं, वहां से अपर कास्ट के या फिर सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग नहीं भरेंगे। तो इस तरीके से अनटचेबिलिटी छूतछात होती है एससीज के साथ, दलित के साथ इंडिया में। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हम डेटा हमें ये बताता है कि किस तरीके से दलित्स को या फिर एससीज को अरेस्ट किया जाता है और डिटेन किया जाता है कोई प्रॉपर जुडिशियल या लीगल प्रोसीजर को फॉलो किए बिना। मतलब कि दलित्स को या फिर एससीज को हमारे समाज के अंदर और इंडिया के अंदर जो है डेटा ये बताता है कि उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, कोई प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर और लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है, कोई प्रॉपर मतलब फॉल्स ग्राउंड्स के ऊपर उनको जो है वो अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है। और हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी फोर्सेस का भी ना, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी एक बायस है कास्ट की तरफ। जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर, पुलिस के अंदर, वो मतलब कि दलित की तरफ अपना अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं और किस तरीके से टॉर्चर करते हैं उनको, और किस तरीके से इलीगल तरीके से उनको अरेस्ट किया जाता है। हमें डेटा से बताते हैं कि किस तरीके से हमारे समाज के अंदर जो है वो एससीज को फॉल्स केसेस के अंदर अरेस्ट किया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, कोई प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर एंड लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है, उनको लीगल एड डिनाई कर दी जाती है, उनको प्रॉपर लीगल एड नहीं प्रोवाइड की जाती, उनको प्रॉपर उनका जुडिशियल ट्रायल नहीं किया जाता। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास बढ़ती हुई कस्टोडियल डेथ्स के नंबर हमारे पास हैं कि किस तरीके से जो एससीज हैं उनका कस्टडी के अंदर ही डेथ हो गया। मतलब पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर करके या फिर पुलिस ने मतलब इतना मारा पीटा या फिर 3rd डिग्री टॉर्चर किया, इस तरीके से हरास किया मेंटली एंड फिजिकली कि लोग जो है वो कस्टडी के अंदर अरेस्ट यहाँ पे किए गए थे, वहीं पे मर गए, तो वहाँ पे ही डेथ हो गई। तो कस्टडियल डेथ्स के नंबर जो है वो एससीज के बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के अंदर, ये हमें देखने को मिलता है। 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया जाता है उनके खिलाफ, और हमें ये देखने को मिलता है कि उनके राइट्स जो है वो लार्जर नंबर पे वायलेट होते हैं। मैं क्या क्या एग्जांपल्स दूं आपको, मतलब कि किस तरीके से दलित्स के और एससीज के राइट्स जो है वो इंडिया के अंदर वायलेट होते हैं। अभी पिछले दिनों बिहार में शायद एक बारात जा रही थी दलित की, तो दलित का जो दूल्हा था उसको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया। तो कई सारे ऐसे मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि किस तरीके से एससीज के साथ एट्रोसिटीज हो रही है, किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंडिया के अंदर प्रिवेल कर रही है। इंडिया के अंदर किस तरीके से लोगों का माइंडसेट जो है वो जातियों की तरफ कैसा है और किस तरीके से यहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये आप खुद जानते हैं। हम देखते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2022 की। एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। तो इसकी एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि जो एससीज है ना, दलित्स, वो एक मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है जिसके खिलाफ कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज एंड क्राइम्स होते हैं। तो दलित्स जो हैं उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और क्राइम्स होते हैं। एक मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है दलित्स का, जिनके खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जातियों के आधार पे अत्याचार होते हैं और क्राइम्स होते हैं। 2022 की रिपोर्ट है एनसीआरबी की, 2022 का डेटा है कि टोटल 57,582 मतलब 57,582 केसेस जो थे ना वो रजिस्टर किए गए थे कि एससीज के खिलाफ जो क्राइम कमिट किया गया है। मतलब कि एससीज के खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, तो मतलब कि
57,582 केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए इंडिया में, जो कि दलित के खिलाफ किस तरीके से क्राइम्स हो रहा था। मतलब कि जो दलित के खिलाफ क्राइम केसेस थे, टोटल कितने केसेस रजिस्टर किए गए? 57,582 केसेस, जिसमें दलित के खिलाफ क्या हुआ? क्राइम हुआ, लोगों ने क्राइम किया। मान लो ये नंबर हमारे पास अवेलेबल है, मतलब कि ये नंबर हमारे पास अवेलेबल है। मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे लोग होंगे जो मतलब कि पुलिस स्टेशन में ये जो उनके खिलाफ क्राइम हुआ उसको रजिस्टर करने ही नहीं गए। मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों के खिलाफ, जब दलित के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है, जातियों के आधार पे जब भेदभाव होता है, उनके खिलाफ जब क्राइम्स होते हैं, जुर्म होता है उनके खिलाफ, तो वो कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन में जाते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है अपने राइट्स को। वो डरते हैं पुलिस स्टेशन जाने से। उनको पता है कि कहीं अपर कास्ट का बंदा होगा तो 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल करेगा। तो इस तरीके से कितने ऐसे केसेस होंगे जो दब के रह गए, जिन्होंने कुछ बोला ही नहीं, जो पुलिस स्टेशन गए ही नहीं, जिनको जस्टिस मिल ही नहीं पाया, जो नंबर्स हमारे सामने आ ही नहीं पाए, क्योंकि उनको ये लगता है अगर किसी दलित के खिलाफ, गांव में जो पिछड़ा हुआ दलित है, जो अनपढ़ है, उसके खिलाफ अगर अत्याचार होता है, क्राइम होता है, तो वो ये समझता है कि शायद मेरे पिछले जन्मों के पाप हैं, तो मुझे यहाँ पे इस जन्म में जो है वो सजा मिल रही है। तो बेसिकली लोग जो है ना अपने केसेस रजिस्टर ही नहीं करवाते हैं। तो कितना बड़ा नंबर होगा जो कि हमारे सामने आ ही नहीं पा रहा है। तो ये इतना बड़ा नंबर अगर हमारे सामने आ गया है, तो कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने केसेस अपने रजिस्टर ही नहीं करवाए और उनके खिलाफ क्राइम्स हुए। तो हमें नंबर 2022 का डेटा ये बताता है कि 57,582 केसेस जो थे वो रजिस्टर किए गए, जिसमें एससीज के खिलाफ, दलित के खिलाफ क्राइम हुआ। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये 13.1% इंक्रीज था 2021 से। मतलब 2021 में जितने टोटल केसेस रजिस्टर किए गए थे जिसमें एससीज के खिलाफ क्राइम हुआ, उससे 13.1% केसेस ज्यादा 2022 में रजिस्टर किए गए। बेसिकली 50,900 केसेस जो थे ना वो 2021 में रजिस्टर किए गए जिसमें एससीज के खिलाफ क्राइम हुआ 50,000, लेकिन 2022 में वो 13% बढ़ गए और 57,000 हो गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कास्ट खत्म नहीं हो रही है इंडिया में, बल्कि कास्ट और बढ़ रही है। और किस तरीके से क्राइम्स जो हैं वो और बढ़ रहे हैं। लोग पढ़े लिखे तो हो रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे भी जाहिल हैं, वो भी मतलब पढ़े लिखे लोग भी जातियों के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। उनको भी जातियों का घमंड होता है और इस तरीके से वो जातियों की तरफ एक बायसनेस रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, UDHR, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। मतलब कि ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन राइट्स क्या होंगे, ह्यूमन राइट्स की लिस्ट जो दी गई है, जिसको हम UDHR कहते हैं, उसके अंदर जो है ना आर्टिकल 1 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए। राइट टू इक्वालिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन बताओ मुझे, क्या ये राइट वायलेट नहीं हो रहा है दलित का, क्या एससीज का, या फिर इंडिया में क्या जातियों के आधार पे ये राइट वायलेट नहीं हो रहा है? जब जातियों के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, किसी को उच्च जाति का कहा जा रहा है, किसी को नीच जाति का कहा जा रहा है, तो इसका मतलब राइट टू इक्वालिटी क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 2 के अंदर आता है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भेदभाव से आज़ादी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। क्या इंडिया में ये वायलेट हो रहा है? क्या दलित के खिलाफ या फिर जो एससीज हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है इंडिया में? बिल्कुल होती है। तो ये भी वायलेट हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 3 के अंदर आता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी। मतलब कि आपके पास राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है और पर्सनल सिक्योरिटी का राइट है। लेकिन बताओ मुझे, क्या इंडिया के अंदर राइट टू लाइफ वायलेट नहीं होता है? मतलब कि दलित्स को या फिर जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग, उनको इस तरीके से पीटा जाता है, उनको जो है आर्बिट्रेरी तरीके से अरेस्ट किया जाता है, उनकी कस्टोडियल डेथ्स हो जाती हैं, उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्या उनका राइट टू लाइफ वायलेट नहीं हो रहा है? मैं आपको एक बड़ी रियलिस्टिक एग्जांपल देना चाहता हूं। मेरे एक साथी हैं बिहार से, उनका नाम है अमन लाल या फिर अमन कुमार शायद। अभी पिछले दिनों पहले उनको यूनिवर्सिटी के अंदर सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों के द्वारा इस तरीके से पीटा गया कि वो बंदा मरने से बचा। अगर मैं आपको उनकी फोटोज दिखा दूं, जो उन्होंने मेरे को फोटोज सेंड की थी, मतलब आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि एक इंसान को, एक स्टूडेंट को इतना कैसे पीटा जा सकता है। मतलब कि उसकी बॉडी का कोई ऐसा अंग नहीं था जो मेरे को काला नहीं दिख रहा था। मतलब कि पूरी बॉडी उसकी लाल कर दी गई थी और मुझे समझ नहीं आती है कि वो बंदा बच कैसे गया। मतलब इतने बुरे तरीके से उसको पीटा गया। गलती क्या थी उसकी? तो गलती ये थी कि वो अपने हक की बात कर रहा था। गलती क्या थी उसकी? गलती ये थी कि वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से आता था। गलती ये थी उसकी कि वो एक ऐसी कास्ट के अंदर पैदा हो गया जो कि उसका डिसीजन नहीं था। जब वो पैदा हुआ था तो उससे पूछ के नहीं, मतलब उसको पैदा किया था कि उसको जो है वो इस कास्ट के अंदर पैदा करना है। वो नेचुरली उस ग्रुप के अंदर पैदा हुआ और फिर वो उस कास्ट का धब्बा उसके ऊपर लग गया और उसको फिर उस जाति से पहचाना जाने लगा। और उस स्टूडेंट के साथ जो अत्याचार, उसको जिस तरीके से
से अपर कास्ट के लोगों के द्वारा, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से उसको पीटा गया, मतलब दैट वाज कंडेमनेबल, दैट वाज डेरोगेटरी, दैट वाज शेमफुल, दैट वाज क्रूअल। मतलब कि आपको सोशल मीडिया पे वो मिल जाएगा, यूट्यूब पे या कहीं पे। अमन लाल नाम था उसका, अमन लाल बिहार। वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे, और क्या बोलते हैं, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो सेंड किए। मैं भी कहीं पे एक्टिविज्म वगैरह करता रहता हूँ स्टूडेंट लाइफ में, तो उन्होंने मेरे को कॉल की कि अक्षय क्या चल रहा है। मैंने बोला ठीक चल रहा है सब कुछ। तो बोला कि आप भी अच्छा कर रहे हो, बोल रहे हो आप, लेकिन बच के रहना थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ तो आपको थोड़ी ना पता है। मैंने बोला क्या हुआ आपके साथ? एंड देन ही सेंड मी सम फोटोज। मतलब मैं शॉक हो गया यार, मेरे को चक्कर आने लगा उसके फोटोज देख के, जिस तरीके से उसको पीटा गया था। तो इस तरीके से हमारे समाज के अंदर लोअर कास्ट के लोगों के साथ, एससीज के साथ जिस तरीके से एट्रोसिटीज होती हैं, आपको पता ही है। फिर उसकी राइट टू लाइफ जो है वो वायलेट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। राइट टू लिबर्टी वायलेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पर्सनल सिक्योरिटी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये भी वायलेट हो रहा है। उसके बाद आर्टिकल 5 के अंदर आता है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। टॉर्चर से आज़ादी, किसी को टॉर्चर नहीं करना है, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं करना है। तो मुझे बताओ, क्या क्या पुलिस स्टेशन के अंदर हमें डेटा कहता है कि कई हज़ारों केसेस ऐसे हैं जिसमें दलित की कस्टोडियल डेथ्स हो गई, जिसमें जो जातियों के आधार पे या फिर जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको टॉर्चर किया गया, उनके साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट किया गया, उनको डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट दिया गया, और पुलिस ऑफिसर्स का एक बायस था उनकी तरफ। उसी के साथ हम देखते हैं आर्टिकल 7 के अंदर आता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो हम मुझे बताओ, अगर कानून की नज़र में सब बराबर हैं तो इनके साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, दलित के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? आर्टिकल 9 के अंदर आता है राइट फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट। आर्बिट्रेरी अरेस्ट से आपको आज़ादी है, मतलब कि आपको मनमर्जी से कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बिना कोई प्रॉपर जुडिशियल और लीगल प्रोसीजर फॉलो किए हुए हमारे समाज के अंदर दलित को या फिर लोअर कास्ट के लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनके साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है फिजिकली एज वेल एज मेंटली, और इस तरीके से उनकी कस्टोडियल डेथ्स भी हो जाती है। तो मुझे बताइए कि किस तरीके से यूडीएचआर का वायलेशन यहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इंडिया में हो रहा है। ये हमारे सामने हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं राइट्स एंड सेफगार्ड्स फॉर एससीज इन इंडिया। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम के अंदर क्या वो राइट्स और सेफगार्ड्स हैं जो कि एससीज को प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को क्या राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की एस्पिरेशन थी, जो उनका एक कॉमन गोल था, वो ये था कि हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश करें। मतलब कि ऐसी सोसाइटी जो कि बराबर हो, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जातियों के आधार पे, मजहब के आधार पे, कलर के आधार पे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनका यही एक गोल था, यही एक एस्पिरेशन थी, यही एक ऑब्जेक्टिव था कि हम एक ऐसा समाज इस्टेब्लिश करें, हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और वो एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी हो, जहाँ पे हर किसी के इक्वल राइट्स की बात हो, और मतलब हर किसी के पास इक्वल राइट्स हो और बराबरी हो, बराबर समाज हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और खास करके कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन में भी यही रहा है कि हमें एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है। हम देखते हैं कि आर्टिकल 15 के अंदर आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स एटसेट्रा। तो बेसिकली आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की, कि कोई भी किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट और सेक्स के आधार पे, आपके जेंडर के आधार पे। तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति के आधार पे। मतलब कि किसी को भी आप पब्लिक वेल से पानी लेने के लिए रोक नहीं सकते हो, किसी को भी आप क्या बोलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने से नहीं रोक सकते हो, उसकी जाति के आधार पे, उसके मजहब के आधार पे। उसी के साथ साथ आप किसी को मॉल जाने से नहीं रोक सकते हो, रेस्टोरेंट जाने से नहीं रोक सकते हो, पब्लिक प्लेसेस में जाने से नहीं रोक सकते हो, पब्लिक पार्क्स में जाने से नहीं रोक सकते हो। उसी के साथ साथ आप किसी को भी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने से रोक नहीं सकते हो। तो बेसिकली किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हर किसी के पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, सरकारी नौकरी के अंदर हर कोई जो है वो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, हर कोई सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे, किसी भी चीज़ के आधार पे। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये भी कहता है कि आप शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कुछ सीट्स को जो है वो सरकारी नौकरी के अंदर रिजर्व कर सकते हो। तो रिजर्वेशन की बात करता है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए उनके लिए आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट के अंदर सीट्स को रिजर्व कर सकते हो। आर्टिकल 17 बात करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, कि अनटचेबिलिटी किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ छूतछात नहीं होनी चाहिए, और अनटचेबिलिटी जो है वो एक ऑफेंस है। तो बेसिकली अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, इसका मतलब वो अपराध कर रहा है। अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है। आर्टिकल 46 ये कहता है कि एससीज के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। आर्टिकल 17, 16, 15 ये तो फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 46 जो है वो डीपीएसपीज का पार्ट है, और यहां पे ये कहा गया है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है एससीज का, उसको प्रमोट करना है सरकार को। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर एससीज को जो है उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया जाता है लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर, और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर। तो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर या लोकसभा के अंदर एससीज को रिजर्वेशन दी जाती है। हम देखते हैं कि जो स्टेट्स के अंदर विधानसभाएं हैं वहां पे जो एमएलए चुन के जाते हैं वहां पे भी एससीज को रिजर्वेशन दी जाती है, उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया जाता है उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली। उनकी 16% के आसपास पॉपुलेशन है तो 16% के आसपास उनके लिए सीट्स रिजर्व होती है। और उसी के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर जो हमारी पंचायत हैं, म्यूनसिपैलिटीज हैं, वहां पे भी एससीज को जो है वो रिजर्वेशन दी जाती है, उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एससीज को जो है वो एज रिलैक्सेशन दी जाती है, फी रिलैक्सेशन दी जाती है पब्लिक सर्विसेज के अंदर। तो आपने देखा होगा जब सरकारी नौकरियों की भर्ती आती है तो उसके अंदर जो है वो एससीज के लिए एक स्पेशल एज रिलैक्सेशन होती है। उसी के साथ साथ उनको फीस रिलैक्सेशन दी जाती है, या तो उनसे फीस नहीं चार्ज की जाती है या फिर मिनिमल फीस चार्ज की जाती है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एक अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट आता है 1955 में। तो पार्लियामेंट एक एक्ट पास करता है जिसको हम अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 कहते हैं, और इसी एक्ट को बाद में जो है वो 1976 में रीनेम किया गया, मतलब कि इसको रीनेम करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 जो है वो कर दिया गया। अब हम इसको पीसीआर एक्ट के नाम से जानते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको प्रॉपर फाइन या फिर जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई जो है होगी। तो यहाँ पे किसी भी इंसान को जो है वो पब्लिक वेल्थ की एक्सेस से नहीं रोका जा सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने से नहीं रोका जा सकता है, क्या बोलते हैं मंदिर में जाने से नहीं रोका जा सकता है, उसी के साथ साथ पब्लिक पार्क्स को यूज़ करने से नहीं रोका जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्राइम होगा, वो ऑफेंस होगा, वो अपराध होगा कानून की नज़र में। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारी स्टेट्स ने जो है वो फ्री लीगल एड का प्रोविजन रखा हुआ है एससीज के लिए। ये एससीज को जो है वो फ्री लीगल एड मिलेगी, जो क्योंकि एससीज जो है वो लॉयर्स को हायर नहीं कर सकते हैं तो उनको फ्री लीगल एड का भी प्रोविजन रखा गया है। हम देखते हैं बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसी स्टेट्स के अंदर वहाँ पे एक सेपरेट मिनिस्ट्री होती है जिसको हम मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ वेलफेयर ऑफ एससीज कहते हैं, मतलब कि वो एससीज की वेलफेयर के लिए ही काम करती है। तो बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेचर के अंदर एक अलग मिनिस्ट्री होती है, एक अलग मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट होता है जिसको हम मिनिस्ट्रीज इन चार्ज ऑफ वेलफेयर ऑफ एससीज कहते हैं, मतलब एससीज की वेलफेयर के लिए काम करती है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आर्टिकल 338 मतलब आर्टिकल 338 के अंदर आता है प्रोवाइड्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर एससीज। तो आर्टिकल 338 बात करता है कि नेशनल कमीशन बनाया जाएगा एससीज का। तो एससीज के लिए नेशनल कमीशन की यहाँ पे बात की जाती है। नेशनल कमीशन जो है वो एक इस्टेब्लिश किया जाएगा, और ये जो नेशनल कमीशन है ना, ये सारे के सारे ये जो सेफ गार्ड्स एससीज को मिले हुए हैं क्या वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं उनको देखेगा। उसी के साथ साथ वो देखेगा अगर कोई कंप्लेंट्स आई है नेशनल कमीशन के पास एससीज के रिगार्डिंग तो उनको इंक्वायर करेगा। उसी के साथ साथ सरकार को या फिर पार्लियामेंट को जो है वो एडवाइस देने का काम करेगा कि किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है एससीज की वेलफेयर के लिए, एससीज को अपलिफ्ट कैसे करना है। प्रेसिडेंट को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है एनुअली हर साल में कि किस तरीके से क्या ये सेफ गार्ड्स जो हैं वो इंप्लीमेंट हुए प्रॉपर्ली, क्या एससीज को ये सेफ गार्ड्स मिले। तो इस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो इस तरीके से एससीज की वेलफेयर के लिए काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और एक्ट आता है जिसको हम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 कहते हैं। इस एक्ट के अंदर क्या होता है, इस एक्ट को 2015 में अमेंड भी किया गया था। तो क्या नाम है इस एक्ट का, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसके अंदर आता है टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज। तो बेसिकली ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो अत्याचार एससीज और एसटीज के खिलाफ होते हैं हिंदुस्तान में उसको रोका जा सके। हम देखते हैं कि इस एक्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि स्पेशल और एक्सक्लूसिव कोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करने हैं सरकार को, मतलब स्पेशल कोर्ट्स बनाने हैं स्टार्ट को, एक्सक्लूसिव कोर्ट्स बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ एससीज के लिए, ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। जो भी एससीज के अगेंस्ट क्राइम्स हो रहे हैं उनका स्पीडी ट्रायल हो सके, मतलब जल्दी से उनको इंसाफ मिल सके जो एससीज जो विक्टिम्स हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि स्पीडी रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके, कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जा सके विक्टिम्स को, जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनको जल्दी से जस्टिस मिले, उनको रिहेबिलिटेशन मिले, उनको कंपनसेशन मिले, मुआवजा मिले, उनको जो है वो रिलीफ मिले स्पीडी। तो इसलिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि बाकी कोर्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि इतना धीमे धीमे प्रोसेस चलता है, इतना धीमे धीमे जस्टिस मिलता है लोगों को। तो कहा कि स्पेशल और एक्सक्लूसिव कोर्ट्स भी स्टैब्लिश होने चाहिए जिससे कि
जो विक्टिम है, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उनको स्पीडी ट्रायल मिल सके, उनको जो है वो स्पीडी लीफ मिल सके, कंपनसेशन मिल सके एंड देन रिहेबिलिटेशन मिल सके। सो दिस वाज द स्टोरी सो फॉर विद रिस्पेक्ट टू कास्ट एंड ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से कास्ट के बेसिस के ऊपर इंडिया में ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है, और उसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया कि इंडिया के अंदर क्या वो सेफ गार्ड्स एंड मेजर्स हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू एससीज, और उसी के साथ साथ हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं और किस तरीके से एससीज को ह्यूमन राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं इंडिया के अंदर। और उसी के साथ साथ अलग अलग एक्ट्स भी हमने डिस्कस किए, जैसे कि हमने पीसीआर एक्ट डिस्कस किया, और ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 भी डिस्कस किया। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को भी यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।